Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 19th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 दिसंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मोल्दोवा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो जैसे हम इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल में। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का जो फोकस है वो नॉर्थ कोरिया पे फिर से बढ़ चुका है। अगर आप लोग वेरियस न्यूज़ सोर्सेज को भी फॉलो करते हैं तो आपने ढेरों आर्टिकल देखे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में भी देखे होंगे, या आपके सामने एक आर्टिकल है जहां पे बोला जा रहा है इंडिया की साइड से एक मास्टर स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा, जहां पे भारत अब नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशंस को वापस से इम्प्रूव करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस कर रहा है। अब ये कैसे बताया जा रहा है, तो रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में इंडिया अपनी एम्बेसी वापस से खोल रहा है। अच्छा, ये एम्बेसी क्या होती है? अब आपको पता होगा जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर में जिनके रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, वो अपनी एम्बेसी एक दूसरे के देश में ओपन करते हैं ताकि अपने देशों के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूती तरीके से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अगर मैं आपको बड़ा एग्जांपल दूं, जैसे इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, बहुत सारे देशों की एम्बेसी हमारे भारत में है, स्पेशली दिल्ली के अंदर, क्योंकि इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। तो कैपिटल जो होती है देश की, ज़्यादातर एम्बेसीज़ वहीं पर ओपन की जाती हैं। अब दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं एम्बेसी की, तो आखिरकार इसका वर्क क्या होता है? देखिए, जो एम्बेसी का मेन फंक्शन है वो क्या है, दो देशों के बीच में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को मेंटेन करना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कल्चरल इंटरेक्शन करना, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं इस एम्बेसी के माध्यम से। तो दो देशों के रिलेशंस बेसिकली इन एम्बेसी के आधार पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो एक चीज़ और आपने देखी होगी थंबनेल में कि हम फिर से खोल रहे हैं इंडियन एम्बेसी। फिर से का मतलब क्या है? क्या पहले भी नॉर्थ कोरिया में भारत की एम्बेसी हुआ करती थी? जी बिल्कुल। अभी हम वापस से ओपन कर रहे हैं क्योंकि 2021 में हमने वहाँ की एम्बेसी बंद कर दी थी। रीज़न क्या था अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलो एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है एशिया और ये है इंडिया। हमें चलना है इधर, थोड़ा सा चाइना को क्रॉस करते हुए ऊपर आएंगे, फिलीपीन सी से थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो आपको ये मिलेगा जापान। जापान के बगल में आप देख पाएंगे दोस्तों, तो नॉर्थ कोरिया ये है ऊपर और नीचे है साउथ कोरिया। इनके बीच में एक बड़ा बॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। अब ये जो आपको नॉर्थ कोरिया दिख रहा है, इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी प्योंगयांग, ये आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इसके राइट साइड में भी एक पर्टिकुलर सी है और लेफ्ट साइड में भी एक सी है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इधर उधर है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये दोनों समुद्र के नाम क्या हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए ईस्ट ऑफ सी या सी ऑफ जापान जो है या येलो सी जो है, इसके बीच में कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया के ईस्टर्न साइड में आता है ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान, और वेस्टर्न साइड में आता है येलो सी। और ये दोनों ही कंट्रीज़ लगातार न्यूज़ में बनी हुई हैं। अभी नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़े दिनों पहले भी डिस्कस किया था, जब नॉर्थ कोरिया रशिया की हेल्प करने के लिए यूक्रेन के अंदर में पहुंचा, है ना। यूक्रेन बॉर्डर पर है और यूक्रेन के सोल्जर्स के अगेंस्ट में लड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे साउथ कोरिया आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली आपने देखा साउथ कोरिया के अंदर में जो मार्शल लॉ है, मिलिट्री लॉ है, उसको लगाया गया। अभी वहाँ के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर दिया गया है। फिर सबसे बड़ा रीज़न साउथ कोरिया के न्यूज़ में रहने का क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन क्राइसिस से गुजर रहा है। बताया जा रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर में दुनिया का पहला देश जो पूरी तरह से गायब हो सकता है वो साउथ कोरिया बन सकता है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन गायब हो रही है, मतलब कम होती चली जा रही है, आगे यहाँ पे बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है। तो दोनों ही कंट्रीज़ न्यूज़ में है वेरियस रीजंस की वजह से, वो सब रीजंस मैंने आपको बताए। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन याद रख के चलिएगा, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन जाए।
तो चलिए वापस ट्रैक पे आते हैं। तो भारत डिसाइड करता है कि हम वापस से अपनी एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में ओपन करेंगे, जो हमने साल 2021 में बंद कर दी थी। क्वेश्चन यह है, साल 2021 में हमने क्यों बंद की? उसके पीछे का रीज़न था कोविड-19। अब कोरोना की वजह से एम्बेसी बंद करके हम आ गए थे। उस समय पर इंडिया को नॉर्थ कोरिया के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडियन एम्बेसी में, उन व्यक्ति का नाम है अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे। तो दोस्तों ये वो व्यक्ति थे जो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी में थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन 2021 में जुलाई के मंथ में हमने वहाँ पे एम्बेसी बंद करके इनको वापस से न्यू दिल्ली बुला लिया, पूरे स्टाफ को बुला लिया, और तब से अभी तक वो एम्बेसी बंद थी। हालांकि हम लोगों ने उसको परमानेंटली क्लोज करके ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया था, बस खाली इन लोगों को बुला लिया था। अब उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि कैसे चीज़ों को रिजॉल्व होगा या एम्बेसी कैसे ओपन होगी। और थोड़े समय बाद यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग जब अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे भारत आ गए तो 14 महीने बाद इनको मंगोलिया के अंदर में अपॉइंट कर लिया गया एज ए एम्बेसडर। तो फिर से यहाँ पर बात ये होने लगी कि ये नॉर्थ कोरिया में एम्बेसी ओपन होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनको दूसरी जगह पर भेज दिया गया। नाउ फाइनली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है कि भाई कुछ स्टाफ है इंडिया का, उनको भेजा गया है वहाँ की एम्बेसी को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़ा जासूसी का डर रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर में। तो हम ये देख पा रहे हैं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना हो इंडियन एम्बेसी के अंदर में जो वहाँ पे सेट की हो। तो इंडियन एम्बेसी आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5 साल से वहाँ पे बंद पड़ी थी नॉर्थ कोरिया में। नाउ अब उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो सारा स्टाफ वहाँ पे पहुँच रहा है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उस एम्बेसी को वापस से रीओपन किया जाएगा, तैयारी शुरू हो चुकी है। आई होप आपको इसको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंट समय पर देखोगे तो नॉर्थ कोरिया का ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप इंडिया से नहीं था। आखिरकार यहाँ पर एक ट्वीट आपको ये देखने को मिलेगा 2016 का। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने बर्थडे विश किया है किम जोंग उन को, जो करंट समय पर नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। ये उस समय का ट्वीट आपको दिखाई पड़ेगा। उस समय पर ट्विटर था, आज इसको हम x.com के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यह है कि आज हम रिलेशंस को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो रीज़न ये भी है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया के संबंध अगर हम देखें रशिया के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। जो रिसेंट आपने देखा भी कि हाँ, नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स भेज दिए रशिया की हेल्प करने के लिए, यूक्रेन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के संबंध चाइना के साथ में भी बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं। उसके अलावा दोस्तों नॉर्थ कोरिया के संबंध ईरान के साथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर एक साइड अगर हम ये भी देखेंगे तो भारत के संबंध रशिया के साथ में बहुत अच्छे हैं। इंडिया के जो रिलेशंस है वो भी ईरान के साथ में भी अच्छे हैं। ठीक है, भले ही चाइना के साथ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट करंट समय पर देखेंगे तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं। आज उसको लेकर एक आर्टिकल भी है कि बॉर्डर को लेकर जो भी डिस्प्यूट थे वो रिजॉल्व किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के अंदर में जहाँ पे ये देश स्टैंड करते हैं आपस में, रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं एशिया के, तो वहीं पे दोस्तों यहाँ पर इंडिया भी देखने को मिल जाता है। तो इंडिया चाहता है कि अपने रिलेशंस को इनके साथ में एक स्टैंड करना, जो करंट समय पर धीरे धीरे हमको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर न्यूक्लियर कंट्रीज़ भी हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया है, या फिर वो चाइना क्यों ना हो, या फिर इंडिया को भी ऐड कर लोगे तो यहाँ पर इंडिया को भी अगर हम ऐड कर देते हैं वो भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। जबकि ईरान पॉसिबली, यहाँ पे आपको देखे होंगे कि रिसेंट समय पर काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, क्योंकि कुछ यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह डिटेक्ट किया गया था, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम अभी ईरान को एज अ न्यूक्लियर कंट्री नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एशिया की जो ये कंट्रीज़ हैं वो एक साथ करंट समय पर इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी समय के साथ में जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपके साथ में बाकी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा, ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, अभी एक आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दोस्तों एक पीडीएफ में प्रेजेंट करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इवन एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे करंट अफेयर का जो कंटेंट है वो डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। इवन अगर आप आज भी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आज से कंटेंट तो मिलना शुरू होगा, उसके साथ साथ आपका जो प्रीवियस कंटेंट है दोस्तों वो भी सारा का सारा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, डेट वाइज पीडीएफ पड़े हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। कोई पुराना कंटेंट पढ़ना है, 10 महीने पहले का कोई यहाँ पर आर्टिकल चला गया है, उसको सर्च करके पढ़ना है, वो सब कैपेबिलिटीज़ इस ग्रुप के अंदर में प्रेजेंट है।
नाउ ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने न्यूज़पेपर देख ही लिया होगा, ये पेज नंबर 1 पे दोनों खबरें आपको नजर आएंगी डेली एडिशन में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हमको देखने को मिले हैं भारत और चाइना के बातचीत के दौरान, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो 2020 के बाद से भारत और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट की वजह से इनके रिलेशंस धीरे धीरे करके ख़राब होते चले गए और उसके बाद कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। नाउ अभी थोड़े समय पहले जो एक समिट हुआ था, ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया के अंदर, रशिया के कजान में, वहाँ पे इंडिया, चाइना, रशिया ये सभी कंट्रीज़ प्रेजेंट थी। और इसी ब्रिक्स समिट के दौरान दोस्तों इंडिया चाइना ने डिसाइड किया कि हाँ अब समय आ चुका है, बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। तो उसको रिजॉल्व करने को लेकर डिस्कशंस हुए। डिस्कशंस होने के बाद में दोस्तों बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को भी अंजाम दिया गया, यानी कि जो आमने सामने दोनों देशों की मिलिट्री खड़ी थी उनको पीछे पीछे हटाया गया, उस एरिया को यहाँ पे खाली करवाया गया। स्पेशली यहाँ पर देपसंग, देमचौक की जब हम लोग बात करते हैं, ये 2 पर्टिकुलर रीजन्स हैं। तो अभी बात जो है धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो गई। फिर ये भी बोला जा रहा है कि ये बातचीत में सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि 2019 में दोनों देशों का जो एसआर होते हैं, दैट इज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके बीच में बातचीत हुई थी। 2019 के बाद में कोई भी इस प्रकार की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में टॉक हुई नहीं इन दोनों देशों को लेकर। तो फाइनली अब जाके 2024 में देखेंगे ये यहाँ पर एक बातचीत हुई है। इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, ये आपको दिखाई देंगे। दोनों के बीच में दोस्तों वेडनेसडे यानी कल की बात कर रहे हैं, कल ये डिस्कशंस हुए हैं। इस मीटिंग को बोला गया है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच की कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत। और इस बातचीत के दौरान यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ में ये जो इतना 4 साल का डिस्प्यूट चला है 2020 से लेकर 2024 के तक का, तो इस डिस्प्यूट में क्या क्या लेसन्स है वो हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। क्योंकि आसपास के पड़ोसी देश हैं तो हमारे बीच में जितना ज़्यादा पीस रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें यहाँ से सीख लेनी होगी कि आगे ऐसा कुछ ना हो और उसके अलावा यहाँ पे शांति बना के रख सकें अपने बॉर्डर्स के ऊपर में। इतना ही नहीं, दोनों देशों में पॉजिटिव बातों को लेकर काफ़ी सारे एक्सचेंज हुए। इवन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है जो कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज है उसका रिजम्पशन कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है, जब हम लोग बात करते हैं कैलाश मानसरोवर, है ना, अब जब यहाँ पे कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो आपको पता है भगवान शिव और जो माता पार्वती हैं उनके लिए वो जाना जाता है, उनका घर है। तो बहुत सारे लोग भारत से जो श्रद्धालु हैं, महादेव के भक्त हैं, वो जाते हैं यहाँ पे मानसरोवर में जो ये कैलाश यात्रा होती है उसको करने के लिए। अब कैलाश यात्रा करना इतना आसान होता नहीं, आपको पता है, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से। यहाँ पे सारे के सारे जो एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो फॉलो करने होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। उसके बाद में उनको जो पासेस हैं हमारे, जैसे लिपू लेक पास है, तो वहाँ से निकाला जाता है और तिब्बत में पहुँचाया जाता है ताकि वो इस यात्रा को कर सकें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर की तो वो तिब्बत में है और तिब्बत चाइना के अंडर में है। तो इस वजह से जब भी आप मानसरोवर यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि इसमें कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना, फिर उसके बाद में जो मानसरोवर झील है उसको क्रॉस करते हुए वापस से इंडिया में आते हैं। तो ये तिब्बत में है, तिब्बत चाइना के अंडर में है। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीज़ा जो है वो कंपलसरी चाहिए होता है, बिना वीज़ा के आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी पिछले कुछ समय पे अगर हम देखेंगे तो चाइना ने लगातार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक है, इंडिया इसको अलाउ नहीं किया। अब वो सख्ती लगातार इंक्रीज होती चली गई। नाउ फाइनली यहाँ पर अब रिलेशंस धीरे धीरे जब रिजॉल्व हो रहे हैं तो उसका असर दोस्तों इस यात्रा पे भी नज़र आ रहा है। बोला जा रहा है कि अब इस यात्रा को वापस से उसी तरीके से शुरू किया जाएगा जैसे पहले चलती थी। आपस में जो दोनों देश हैं उनका जो बॉर्डर ट्रेड है उसको भी एक्सपैंड किया जाएगा। तो कहने का मतलब है रिलेशंस में सुधार आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ये बातचीत हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। अब
इस आर्टिकल से हटकर भी कुछ पढ़ लेना, ऐसा नहीं है केवल ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के चले जाओ, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ज़रा समझाइए, क्या डिस्प्यूट है, कौन से रीजन में डिस्प्यूट है, तो कैसे बताएंगे? चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोनों देशों का जो विवाद है दोस्तों, ये इनके बॉर्डर पर 3 अलग-अलग जगह को लेकर है। अब देखो, आपको पता होगा भारत जो है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। मैं आप लोगों से सिंपल सी एक बात पूछना चाहूँगा, इंडिया कितने देशों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वो कौन-कौन से देश हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और यहीं पर एक और चीज़ और ऐड कर लेना कि जितने भी देशों के साथ में जो भारत बॉर्डर शेयर करता है, उसमें से सबसे बड़ी बॉर्डर कौन से देश के साथ में लगती है? सबसे बड़ी दूसरी बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ में लगती है, लेकिन वो कौन सा देश है जिसके साथ में सबसे बड़ी बॉर्डर लगती है, बताइए? ठीक है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर चाइना आता है, जिसके साथ में इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर है। लगभग 3488 किलोमीटर की बॉर्डर इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन इस बॉर्डर पर कुछ जगह हैं, कुछ पॉइंट्स बन चुके हैं जहां पे दोनों देशों के बीच में रिलेशंस लंबे समय से खराब होते हुए नजर आए हैं। अब वो कह सकते हैं कि हम 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, ज़रा इस वाले मैप को देखिए अच्छे से समझने के लिए। ये चाइना है, ये तिब्बत वाला हिस्सा हो गया, ये यहाँ पर अपना इंडिया हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। ये अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है ये इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन चाइना ने इसको इलीगल तरीके से कब्जाया हुआ है। अब ये जो लाइन आपको दिखेगी, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। अब यहीं पे कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूट है वो बना हुआ था लंबे समय से, धीरे धीरे करके अब इस एरिया को खाली किया जा रहा है। अक्साई चीन अभी भी चाइना के ही कंट्रोल में है, ये सभी को पता है। ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है ये वाला हिस्सा, और इस वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट रहता है। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है सेंट्रल सेक्टर, ये वाले 2 पोर्शन है जहाँ पे डिस्प्यूट रहता है। फिर आता है दोस्तों अपना ईस्टर्न सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, स्पेशली यहाँ पर भी लगभग 1325 किलोमीटर की बाउंड्री है। अगर हम भूटान को हटा देते हैं तो उस एरिया में भी डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पर आपको मैकमोहन लाइन देखने को मिल जाती है ना, इसको लेकर भी डिस्प्यूट रहता है। ये वो एरियाज़ है जहाँ पे विवाद रहता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है। तो 3 सेक्टर्स पता चल गए। पहला आपका वेस्टर्न बॉर्डर हो गया। यहाँ पे डिस्प्यूट किस बात को लेकर है? जॉनसन लाइन को लेकर। देखिए ये डिस्प्यूट फोकस करता है 1860 में डिसाइड की हुई एक लाइन जिसका नाम है जॉनसन लाइन। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो इंडिया में है, जबकि चाइना यहाँ पे कहता है कि हम जॉनसन लाइन को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे मैकडोनल्ड लाइन को। ठीक है, मैकडोनल्ड लाइन एज अ बॉर्डर डिसाइड करेंगे, और अक्साई चीन वाला हिस्सा यहाँ पर चाइना खुद क्लेम करता है, बोलता है ये हमारी ही टेरिटरी है और आगे भी हमारी टेरिटरी रहेगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे डिस्प्यूट में दोस्तों, तो वह है मिडिल सेक्टर में, जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है, स्पेशली वहाँ की बात कर रहे हैं। तो दोनों जगह पे डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पे डिस्प्यूट फिर भी बहुत ज़्यादा माइनर है, कम है ना, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। फिर ईस्टर्न सेक्टर में भी बहुत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर एक मेन कह सकते हैं डिस्प्यूट का सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे हमने मैकमोहन लाइन बना रखी है, और मैकमोहन लाइन दोस्तों बनाई गई थी 1914 के अंदर, जो शिमला कन्वेंशन हुआ था, जो ये डिस्कशन बातचीत हुई इसकी, उसके आधार पे लाइन डिसाइड की गई कि अब यहाँ पर चाइना कोशिश नहीं करेगा हमारी टेरिटरी में अंडर आने की। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो है मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर देता है और टेरिटरी के अंदर में यानी इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद में जो डिस्प्यूट्स है वो बने रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर को लेकर विवाद जो है वो बहुत पुराना है। धीरे धीरे करके ढेरों अग्रीमेंट हुए हैं। अग्रीमेंट के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप देख पाएंगे 1993 में अग्रीमेंट हुआ, 1996 में हुआ, 2005 में प्रोटोकॉल्स हुए, 2012 में अग्रीमेंट हुआ, 2013 में अग्रीमेंट्स हुआ, ताकि यहाँ पर रिलेशंस को मेंटेन कर सकें। उसके बावजूद भी 2020 में फिर से ये स्टैंड ऑफ चला, गलवान वैली में डिस्प्यूट हुआ, जिसके बाद 4 साल तक रिलेशंस खराब रहे। नाउ अब धीरे धीरे करके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और वो इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने इस वाले आर्टिकल में पढ़ लिया। ठीक, क्लियर हो गई ये बातचीत। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये आपकी GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेक श्योर करें आप सभी लोग, जो भी लोग पहली बार आया है इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब जब ये वीडियोज़ अपलोड होंगे तब तक आपके पास में प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, और हमारा टारगेट भी है 6 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करना, तो उसमें आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको अपडेशन मिल जाता है। डेली मैं अपडेट करता हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके कवर करवा देता हूँ विद प्रॉपर बैकग्राउंड नोट्स, आपके सिलेबस के साथ में लिंकेज करके हर एक चीज़ को हम समझते हैं, मेंस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है गगनयान के बारे में। अब गगनयान एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो शायद आपको रट चुका होगा, मैंने अपने वीडियोज़ में इतनी बार डिस्कस किया है। जब से इसकी चर्चा हुई है 2 साल से मैं रेगुलर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ फाइनली अगले साल, यानी कि अभी कुछ दिन बचे हैं अगले साल आने में, तैयारी चल रही है उसकी, गगनयान मिशन को लॉन्च करने की। तो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने वेडनेसडे में, यानी कल के दिन की बात हो रही है, रॉकेट वगैरह असेंबल कर लिया है। उस रॉकेट का नाम है HLV-M3, दैट इज़ अ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये जो पर्टिकुलर रॉकेट है दोस्तों, इससे गगनयान मिशन अभी कंडक्ट किया जाएगा। कहोगे गगनयान मिशन में तो टाइम था ना, लेकिन आपको याद दिला दूं, गगनयान मिशन में इसरो ने ये डिसाइड किया है कि पहले तो हम डेमो करके देखेंगे ना। पहले जो ये रॉकेट तैयार हो रहे हैं, इसकी असेंबली वगैरह जो शुरू हो चुकी है, इसको हम लॉन्च करेंगे। इसमें इंसानों को बैठा के नहीं भेजेंगे, क्योंकि गगनयान मिशन का मेन पर्पज़ यही है कि इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाना और 3 दिन तक रोकने के बाद में वापस से पृथ्वी पर लेकर आना। ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम में इतना बड़ा रिस्क एक साथ नहीं लिया जा सकता, इसलिए पहले हम ढेर सारे डेमो करेंगे, ट्रायल्स करेंगे। तो इस प्रोग्राम में बोला जा रहा है कि पहले जो स्टार्टिंग के 3 मिशन होंगे वो तो होंगे अनक्रूड मिशन। ये लिखा हुआ है अनक्रूड मिशन, उसमें कोई भी मेंबर नहीं जाने वाला, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जाने वाला। फिर लास्ट में जब ये सब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लास्ट में जो मिशन होगा उसमें हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। ठीक है, जो 3 दिन तक रुक कर फिर वापस से हमारे पृथ्वी पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है दोस्तों, इसको तैयार कर लिया गया है, लेकिन ये रॉकेट बेसिकली डेमो करने के लिए ही तैयार हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली यहाँ पर उसको लॉन्च करने वाले हैं शुरुआती तौर पर। ठीक है, बाकी क्रू मॉड्यूल वगैरह इंटीग्रेट कर दिया गया है, तैयार हो चुका है। क्रू मॉड्यूल हो गया, सर्विस मॉड्यूल हो गया, इसको भी रेडी कर लिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन होगा कैसे। देखिए, हम यहाँ पर रॉकेट तैयार करेंगे, इसमें क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल सब रेडी किया जाएगा, और उसके बाद में हम अंतरिक्ष में जाएंगे। पृथ्वी से जस्ट 400 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, 3 दिन तक रुकेंगे, उसके बाद यहाँ पर वापस से इसको उतारा जाएगा नीचे। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि उतारेंगे कैसे, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और उसके बाद में वो वहीं पे डैमेज हो जाता है। तो ये कोई रीयूजेबल रॉकेट तो होगा नहीं कि लोग जाएंगे और वापस से इसी रॉकेट से नीचे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो कैसे प्रोसेस किया जाएगा इसको, तो उसके लिए दोस्तों मैंने अभी 2 वर्ड यूज़ किए थे, आपको याद होगा, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। जो क्रू मॉड्यूल है वो ये है, सर्विस मॉड्यूल ये है। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ दोगे तो ऐसा ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्रू मॉड्यूल क्या है, हमारे एस्ट्रोनॉट का हैबिटेट, जिसमें एस्ट्रोनॉट यानी 3 लोग ये बैठने वाले हैं, छोटी छोटी खिड़कियां लगी हुई हैं। असल में कैसे दिखाई पड़ता है तो ये आप देख पाएंगे, ये है अपना क्रू मॉड्यूल। ठीक है, इसके नीचे सर्विस मॉड्यूल लगा देंगे, ताकि जब ये रॉकेट से अलग होगा पूरा भाग तो इस क्रू मॉड्यूल को थोड़ा सा पावर दे सके ये। क्लियर। अब हमने जब क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल को जोड़ दिया, इस पूरे कैप्सूल को जब तैयार किया, तो हमने इसको अपने रॉकेट में फिट कर दिया। यही है दोस्तों वो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल जो अभी हमने तैयार कर लिया है अपने डेमो के लिए, फर्स्ट डेमो के लिए। तो ये क्रू मॉड्यूल इस रॉकेट में रख दिया जाएगा, ये 3 लोग इसमें ही बैठे होंगे, रॉकेट जाएगा, इस क्रू मॉड्यूल को थोड़ी ऊपर जाने के बाद में अलग कर देगा, इस क्रू मॉड्यूल को यहाँ पर थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद में छोड़ देगा। मतलब क्रू मॉड्यूल नहीं, इस क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक है, तो ऑर्बिटल मॉड्यूल को यहाँ पर ये अलग कर देगा। अब ये लोग यहाँ पर 3 से 4 दिन तक स्पेस में ऐसे ही रहेंगे, फिर थोड़े समय बाद यही ऑर्बिटल मॉड्यूल नीचे आना शुरू होगा और इसमें से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा और उसके अलावा जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा। फिर क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे करके नीचे लैंड होना शुरू होगा, इसमें से पैराशूट ओपन होगा ताकि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा अरेबियन सी में लैंड हो जाएगा, वहाँ से इन लोगों को सेफली यहाँ पे दोस्तों ले आएंगे हम। तो ये हमारा मेन पर्पज़ होने वाला है, बट इसके लिए ढेर सारे डेमो की तैयारी चल रही है। ये था आपका गगनयान मिशन। आई होप क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। हम इसको सक्सेसफुली करते हैं तो यूएस, रशिया, चाइना के बाद में भारत चौथा देश होगा इस तरीके के ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए। चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों बात करती है सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में। वैसे ये टॉपिक ना आज से बहुत समय पहले आया था, 2024 की ही अगर मैं बात करता हूँ तो शायद मैंने ये फरवरी या मार्च के महीने में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आज फिर से चर्चाओं में आ चुका है। चर्चाओं में आने के पीछे का रीज़न बहुत स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कि भाई आप सैक्रेड ग्रुप्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिए, कुछ पॉलिसीज़ बनाइए, यानी कुछ नीतियां बनाइए, स्ट्रेटजीज तैयार कीजिए ताकि हम अपने सैक्रेड ग्रुप्स को बचा सकें।
क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ये सैक्रेड ग्रुप्स होते क्या हैं? देखिए, सैक्रेड ग्रुप्स आपके यहाँ पर अलग अलग जगह पे जंगल हैं, वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह हैं, है ना, जो कि लंबे समय से वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। और वो जो जंगल है, वहाँ पे जो ये पैचेस ऑफ ट्रीज़ हैं, उनको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पेड़ उनके लिए रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनके रिलीजन के आधार पे उसको वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल्चरली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है उन पेड़ों का उनके लाइफ के अंदर में। वो पूजते हैं उस वन को, उस जंगल को, उस एरिया को। समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। अब सैक्रेड ग्रुप्स की वजह से यहाँ पर उस जंगल की प्रोटेक्शन कर रही है वो लोकल कम्युनिटी। तो इस वजह से क्या होता है, हम अपने वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वो जंगल है, पेड़ है, तो केवल वहाँ पे लोग नहीं होंगे, कुछ जानवर भी होंगे, पशु पक्षियाँ भी होंगी, तो उनको एक जगह मिल जाती है रहने की। इससे क्या हो रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? आपके एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो बायोडाइवर्सिटी है। तो इसकी सुरक्षा कर रही है हमारी ये लोकल कम्युनिटी इस सैक्रेड ग्रुप्स की वजह से, क्योंकि सैक्रेड ग्रुप्स को बचा के रखा है इन्होंने। और ऐसे दोस्तों जिनका एक बहुत बड़ा महत्व है ऐसे छोटे छोटे जंगलों का, ये जंगल खासकर आज आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में भी हुआ करते थे, बट राजस्थान में एक ऐसा ही जंगल था जिसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इश्यूज पहले भी क्रिएट हुए हैं जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन फाइल किया गया था, क्योंकि राजस्थान में इसी प्रकार से सैक्रेड ग्रुप्स को बर्बाद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो कोर्ट ने ये बोला कि हम ऐसा नहीं सहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बनाए, और पॉलिसी बनाने के बाद में ध्यान रखे, क्योंकि आपके पास में वेरियस एक्ट्स हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत राज्य सरकारों को ताकत मिलती है ना, हमारी गवर्नमेंट को ताकत मिलती है कि भाई वो अच्छे से हमारे जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इनकी प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए जब आपके पास में पावर है। तो मिनिस्ट्री से बोला भी है कि भाई आप पूरा सर्वे कीजिए हमारे देश में कहाँ कहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स हैं। सर्वे करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनकी सुरक्षा कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हमारी गवर्नमेंट के प्रति। समझ रहे हैं? अब दोस्तों सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो आपको पता चल गई है कि मामला क्या है। अब दोस्तों थोड़ा सा और बेसिक डेटा लेकर चलना सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वैसे ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना आपके न्यूज़पेपर के साथ साथ नोट्स भी तैयार होंगे। ये नोट्स यहाँ पे रेडी होते हुए चल रहे हैं आपके। तो सैक्रेड ग्रुप्स दोस्तों छोटे छोटे पैचेस हैं ट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, जो लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट कर रही है। और इन ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा महत्व है उन लोगों के लाइफ में। उन लोगों के लिए रिलीजियसली वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कल्चरली उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इस वजह से वो जो लोकल पीपल हैं वो उस जंगल को बचा के रखे हुए हैं। अब ये जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं भारत के अंदर में, ये पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन आज काफ़ी सारी जगह पे ख़त्म हो चुके हैं और कुछ जगह पे अभी भी बचे हैं। तो कुछ जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं वो है दोस्तों हमारा वेस्टर्न घाट्स, उसके अलावा हिमालयाज़, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल हिल वाले रीजन्स आपको नजर आएंगे। फिर बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेल्टर्स की। जैसे मैंने आपको बताया, अब जंगल है, पेड़ है, तो बहुत सारी प्रकार की यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है। एनिमल्स को ये छत दे रहे हैं, बर्ड्स को एक लाइफ दे रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों को लाइफ दे रहे हैं। तो जंगल का इंपॉर्टेंस है बहुत बड़ा। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे लोग इनको पूजते हैं, इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और प्रोटेक्शन करते करते आज हम देख पा रहे हैं कि इनको बचा के रखा हुआ है। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। और ऐसे दोस्तों वेरियस सैक्रेड ग्रुप्स हैं भारत के अंदर में जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं। बिहार में सारना है, हिमाचल प्रदेश में देववन है, कर्नाटका में देवरकड़ू है, केरला में कावू है, मध्य प्रदेश में देव है, महाराष्ट्र में देवरई है, मणिपुर में लाई उमंग है, मेघालय के अंदर असोंग कोसी है, राजस्थान में ओरन है, ओरन ही चर्चा में था पिछले कुछ समय पहले, तमिलनाडु में कोविल काडू है। तो ये सारे के सारे सैक्रेड ग्रुप्स हैं, वो फॉरेस्ट हैं, ध्यान में रखिएगा, जिनको ये दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? भाई ऐसे पेड़ पौधे बचे रहेंगे, इनकी प्रोटेक्शन करते रहेंगे, तो जो कभी कभी हवा के झोंके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग विंड्स होती हैं, उससे जो डैमेज हो जाता है वो डैमेज होना बच जाएगा, क्योंकि ये पेड़ उन हवा को, झोंकों को सहने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो उस स्ट्रांग विंड से कोई डैमेज नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा रोल है। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रख रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं।
इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो कंजर्वेशन है आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने लोकल लोग हैं उनका रिलीजियस और जो ये कल्चरल प्रोटेक्शन है वो भी कर सकें हम लोग, क्योंकि वो इन दोनों ही हिसाब से इन सैक्रेड ग्रुप्स को बहुत अहम मानते हैं अपने जीवन में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे अवार्ड्स को लेकर बात हो रही है, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बने हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट यहाँ से आपके लिए बनकर आएगा। हुआ क्या है, साहित्य अकेदमी अवार्ड दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है। इन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कल। अब साहित्य अकेदमी अवार्ड की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो स्पेशली लिटरेचर वाली कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। कोई इंसान है जिन्होंने पोइट्री लिखी है, कुछ ने बुक लिखी है, कुछ ने नॉवेल्स लिखी हैं, है ना, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों के लाइफ के अंदर में। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने ये लिखा है उनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये अवार्ड दोस्तों अनाउंस कर दिए गए कल, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बेसिक फैक्ट बताता हूं, फिर उसके बाद आप ये समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो आज के समय पर भारत में ये कह सकते हैं कि सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है जो लिटरेचर की कैटेगरी में दिया जाता है। इससे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड भी है, वो भी दिया जाता है। तो साहित्य अकेदमी अवार्ड की जब जब बात होती है तो ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स को दिया जाता है, वो किताब जो लिटरेचर की कैटेगरी में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं और इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर में उनको पब्लिश किया गया है। उनको इस अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, जिस भी व्यक्ति ने वो किताब लिखी है या उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। तो ये जो अकेडमी अवार्ड है दोस्तों, ये क्या करता है, हर साल 24 अवार्ड देता है। कितने? 24 अवार्ड्स देता है लिटरेरी वर्क्स को, वो भी अलग अलग भाषाओं में। किसी ने पोएट्री लिखी है, ठीक है, तो उनको यह अवार्ड दे दिया जाएगा। किसी ने कोई नॉवेल लिखी है तो उनको यह अवार्ड दे दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर उनका वर्क है लिटरेचर वाली कैटेगरी में, ऐसे 24 अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए 24 अवार्ड्स लिटरेरी ट्रांसलेशंस को भी दिए जाते हैं कि भाई अलग अलग ट्रांसलेशंस हुए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं के अंदर में, क्योंकि आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसके अंदर में कुछ भाषाएं हैं। तो वो भी बोला जा रहा है कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी जो ट्रांसलेशन होता है उसको लेकर भी अलग से अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसको ज़्यादातर मतलब जब लैंग्वेज की बात होती है तो इसके जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो इंग्लिश या राजस्थानी में ही ज़्यादातर प्रोग्राम्स को रखा जाता है। इसमें अवार्ड दिया जाता है, एक कॉपर प्लेक मिलता है, शॉल मिलता है और 1 लाख रुपए भी यहाँ पर दिए जाते हैं इस साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर में। ठीक है, अब साहित्य अकेडमी अवार्ड का जो पूरा शुरुआत है या इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। मतलब अवार्ड का नहीं, इस अकेडमी का, क्योंकि ये अकेडमी ही तो अवार्ड देती है। तो ये जो अकेडमी बनी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। इसका उद्घाटन किया था 12 मार्च 1954 में, 1954 में। ये इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स कहलाती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशली हमारे देश के अंदर में लिटरेरी डायलॉग या किसी चीज़ का पब्लिकेशन या प्रोमोशंस को सपोर्ट करने का काम करती है। जो 24 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें यहाँ पर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर में जितनी भी लिटरेचर वाली एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको सपोर्ट करती है ये साहित्य अकेडमी। ठीक है, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट ने इस अकेडमी को बनाया है, तो इस अकेडमी के पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं और सबसे बड़ा फंक्शन आता है इनका ऑटोनॉमस फंक्शन, यानी बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस ये खुद से ले लेते हैं। इस बॉडी को हमने बाद में रजिस्टर किया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, मतलब स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये उसके अंदर में रजिस्टर्ड हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो 24 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर में अवार्ड दिया जाता है, जिसमें आपकी पोइट्री किसने लिखी है, नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है किसी का, या एस्से जो होते हैं उस एस्से वाले सेक्शन में भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा वो जो 22 लैंग्वेजेस हैं इनॉमिनेटेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके अलावा यहाँ पर 2 भाषाएं और हैं, इंग्लिश राजस्थानी, वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट होते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही अभी ये बात बता चुका हूँ। ठीक, अब दोस्तों आते हैं वापस आर्टिकल पर। अब आर्टिकल में देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं जिसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। जैसे यहाँ पे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा, जो हिंदी पोएट हैं वो हैं गगन गिल, एक इंग्लिश राइटर हैं जिनका नाम है एस्ट्रेन केयर। तो इन दोनों को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड का अनाउंसमेंट इनके लिए किया गया है। जो 21 लोगों को ये अवार्ड देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है उसमें से 2 नाम तो ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो अवार्ड है दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसकी। तो
जो यहाँ पर गिल हैं इनको सेलेक्ट किया गया है इनकी पोइट्री के लिए, है ना। उसके अलावा जो यहाँ पर इंग्लिश के लिए सेलेक्ट किया गया है उनके नोवेल के लिए, उनकी नोवेल का नाम है स्पिरिट्स नाइट्स, उसके लिए सेलेक्ट किया गया है। फिर सोहन कौल हैं, इनको ये अवार्ड मिलेगा अपनी कश्मीरी नोवेल के लिए। उसके अलावा यहाँ पे पॉल कौर आपको देखने को मिलेंगे, इनको सेलेक्ट किया गया है पंजाबी बुक के लिए। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर इस अवार्ड्स के जो रेसिपेंट है, पोइट्री के जो यहाँ पर रेसिपेंट हैं, एक हैं के जया कुमार मलयालम के लिए। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग नाम है, मणिपुरी में, गुजराती में, आसमीज़ हो गया, राजस्थानी हो गई, संस्कृत हो गया। तो इन सब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों नेपाली में या सिंधी में भी अवार्ड दिए गए हैं इन दोनों ने यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस के आधार पे बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है, इस वजह से अवार्ड है। ऐसे वाली कैटेगरी में ऊपर ये दिए गए नाम इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बस खाली साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। नाउ कम ऑन टू दी एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज हमारे पास में दो एडिटोरियल हैं जो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यहाँ पर आपका जो एडिटोरियल है ये है मेकिंग अफोर्डेबल जेनरिक्स मोर रिलायबल, स्पेशली जेनरिक मेडिसिन में क्या खामियां हैं उसके बारे में राइटर ने डिस्कशन किया है। फिर दूसरा एडिटोरियल दोस्तों यहाँ पर आपका है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। दोनों ही एडिटोरियल सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट है जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम थोड़ा सिटीजनशिप के बारे में समझेंगे, सेक्शन 6A को लेकर पूरा ये मामला चल क्या रहा है, जो ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ उसके बाद असम को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों काम का एडिटोरियल है अपना ये भी, जिसमें बात हो रही है मेकिंग अफोर्डेबल जेनरिक्स मोर रिलायबल। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। आदित्य सिन्हा साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा अफोर्डेबल करना होगा, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, इसी पे ये स्पेशल फोकस किया गया है। मैं इस आर्टिकल को आपको गहराई से समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं जेनरिक मेडिसिन का, या जेनरिक ड्रग्स हम जिसको बोलते हैं। तो ये मेडिसिन कैसे अलग होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन से, ज़रा ये भी समझते हैं। अब जेनरिक मेडिसिन की जब डिस्कशन दोस्तों हम लोग करते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। आज दुनिया में 50% के आसपास जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उसका सप्लायर इंडिया है। तो हम जेनरिक मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो जेनरिक मेडिसिन को भी समझने से पहले ज़रा ये समझिएगा ये ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है। अब मान लो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर में एक नई डिजीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये नई बीमारी आई है, इस नई बीमारी से लड़ने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन सब की यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी रिसर्च टीम लग चुकी है। उन्होंने ढेर सारे यहाँ पर रिसर्चेस किए। रिसर्च करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे और भी एनालिसिस किए, बहुत सारा जो पैसा है फंडिंग वगैरह वो लगाई है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और अब एक्सपेरिमेंट्स करने वगैरह के बाद में क्या होता है, इन्होंने एक मेडिसिन तैयार की है, एक दवाई तैयार की है। तो एक दवाई तैयार की है जो अब एक बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसको दवाई तैयार करने में कितना ज़्यादा समय लगा है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लगा है ना। क्योंकि बिल्कुल एक दवाई जिसको स्क्रैच से तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से तैयार कर रहे हैं कि हाँ इस बीमारी के लिए ये दवाई हो सकती है, तो काफ़ी समय लगता है उसको। फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसकी ट्रायल्स होगी, देन उसके बाद में जाके यहाँ पे उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऐसी दवाई को बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन, ध्यान में रखिएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी ब्रांड ने यहाँ पर इस प्रकार की दवाई बना ली है तो वो क्या करते हैं, अपने दवाई के ऊपर में एक पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट बेसिकली कॉपीराइट की तरह काम करता है, जैसे आपको पता होगा, ठीक है। पेटेंट ले लिया मतलब कहने का यह है इनकी दवाई को कोई दूसरी कंपनी कॉपी ना कर ले। मेहनत इनकी लगी, रिसर्च, फंडिंग, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स, ये सब इन्होंने लगाए, इतना समय लगाया, उसके बाद जाके मार्केट में दवाई उतारी है। कोई दूसरा कॉपी कर लेगा तो सारी मेहनत बर्बाद। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर पेटेंट ले लेते हैं। अब पेटेंट ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए होता है, कुछ पेटेंट यहाँ पे 20 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, यानी 20 साल बाद यहाँ पर ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इस वाली मेडिसिन को कॉपी किया जा सकता है। कॉपी बेसिकली पूरा ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब दवाई बनती है तो इसमें अलग अलग प्रकार के सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, सभी को पता है। तो एक दो ऊपर नीचे के बदलाव कर देंगे, यानी कुछ सॉल्ट वगैरह चेंज कर दिया, उसकी कवरिंग चेंज कर दी, बस ये करने के बाद में अंदर का जो मटेरियल है बिल्कुल सेम है। वो दवा उसी तरीके से काम करेगी जैसे ब्रांडेड मेडिसिन काम करी है, बस थोड़ी बहुत बदलाव कर दिए, एक दो सॉल्ट ऊपर नीचे कर दिए, कवरिंग, कोटिंग ये बदल दी। और बदलने के बाद में यहाँ पे दोस्तों एक नई मेडिसिन तैयार कर ली जिसके पीछे आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगी है, उसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। समझ गए ना। तो ब्रांडेड मेडिसिन में कितना सब कुछ लग रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से तैयार कर रहे हैं, जबकि जेनेरिक मेडिसिन क्या है, एक दवा का पेटेंट खत्म होने का इंतजार कर रही है
कि भाई जैसे ही पेटेंट हटेगा उस मेडिसिन से कॉपी कर लेंगे, उसकी कलरिंग वगैरह कोटिंग वगैरह चेंज कर देंगे। ना ही इसमें कोई रिसर्च लगती है, ना ही कोई फंडिंग लगी है, ना ही एक्सपेरिमेंट लगा है, ना ही यहाँ पर कोई ट्रायल वगैरह हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रूवन है कि वो दवाई अच्छी है, तो इसी को कॉपी करके जेनरिक मेडिसिन तैयार हो जाती है। इस वजह से जेनरिक मेडिसिन दोस्तों सस्ती होती हैं, क्योंकि पीछे की कॉस्ट कम लगी है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। ठीक है। अब इंडिया ऐसे ही जेनरिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है, हम इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करते हैं और दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आज मार्केट में 50% के आसपास जो सप्लाई हो रही है वो हमारे इंडिया से ही हो रही है जेनरिक मेडिसिन की। लेकिन राइटर ये बात करते हैं कि सर जेनरिक मेडिसिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो है, काफ़ी सारे लोगों को गरीब होने से बचा सकता है, क्योंकि आजकल दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि लो इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़ वाले जो लोग हैं वो कैसे उसको परचेज़ करेंगे, ब्रांडेड मेडिसिन को कैसे परचेज़ करेंगे, तो उनकी सहायता देता है जेनरिक मेडिसिन। लेकिन आप ये भी देखिए कि जेनरिक मेडिसिन में भी पिछले कुछ समस्या देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं। तो अगर आप केवल दवाई को अफोर्डेबल ही बना देंगे कि केवल और केवल सस्ती होगी, उसमें अगर कोई क्वालिटी नहीं होगी तो उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपने अफोर्डेबल बनाई है, बहुत अच्छी चीज़ है। अफोर्डेबल के साथ साथ यहाँ पे उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा। अगर जैसे यहाँ पर उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, वो दवा आपको उल्टा नुकसान भी दे सकती है ना। आप अपने आप की बीमारी ख़त्म करने के लिए दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चला वो और ज़्यादा बढ़ गई या एक नई बीमारी हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो ये जेनरिक मेडिसिन तैयार की जा रही है, इसके ऊपर में अच्छी तरीके से रेगुलेशन नहीं है, यानी अच्छी तरीके से इसको ऊपर कंट्रोल नहीं कर रखा है। इस चक्कर में जो मर्जी है वो यहाँ पर एक कंपनीज अपना रही हैं। वो सोच रही है ब्रांडेड मेडिसिन तो तैयार है, बस खाली हमने इसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज करना है, मार्केट में उतार देना है। तो ऐसे प्रॉफिट को नहीं देखना है। आप दवा अफोर्डेबल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर करें कि उसकी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे से सुनना हर एक चीज़ को, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों वो इसी आर्टिकल के बेसिस पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो इंडिया का जो ये डिसेंट्रलाइज्ड ड्रग रेगुलेशन सिस्टम है, कहने का मतलब यह है कि आज कोई प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन नहीं है। वैसे तो एक बॉडी बैठी है हमारे पास में, CDSCO है ना। CDSCO का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे केंद्र सरकार के स्तर पे काम करती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि जितने भी जेनरिक मेडिसिन होती है उसकी रेगुलेशन का काम ये स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है। तो कहने का मतलब यह है, जो कोऑपरेशन होना चाहिए था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करने चाहिए थे यहाँ पे। अब दोनों ने, एक ने काम कह दिया भाई अपने आप कर लेना, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उसके ऊपर भी रेगुलेटरी नहीं लगा पा रही है। अब अपने मर्जी से दवाइयाँ बन रही है, मार्केट में आ रही हैं, उनके जो इफेक्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। तो भाई इफेक्ट सही नहीं आ रहे हैं मतलब यहाँ पे कुछ खामियां हैं, यानी आपने उसके ऊपर जो रेगुलेशन लगा रखा है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिस वजह से कंपनीज़ को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उसमें सुधार करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अफोर्डेबिलिटी प्लस क्वालिटी दोनों लोगों को मिल सके इन टर्म्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन। ठीक, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा, राइटर भी इसके बारे में समझाते हैं कि देखिए भारत की जो इकॉनमी है वो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे देश में अभी भी मिडिल इनकम लोगों की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। तो कोई ऐसा नहीं है डेवलप्ड कंट्री है या उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है कि वो इतने बड़े इलाज को करवा पाएंगे। तो उस केस में जेनरिक मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे देश में हेल्थ केयर सेक्टर में नई प्रकार की अफोर्डेबिलिटी को एंटर करता है। अब जेनरिक मेडिसिन मैंने बता ही दिया है, जितनी ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उसी को कॉपी करके उनके बायो इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पर एक नवा दवाई तैयार कर देते हैं। फिर क्या होता है कि देखिए ये जो दवा है ये अफोर्डेबल है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमें क्वालिटी इंश्योर करना होगा, क्योंकि क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे तो लोग और ज़्यादा वेरियस प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हम केवल भारत में ही जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इस मेडिसिन को इंटरनेशनल लेवल पर भी सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है आज ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन की पूरे दुनिया में। इनफैक्ट इंडिया 50% से ज़्यादा वर्ल्ड की जो डिमांड है जेनरिक मेडिसिन की उसको पूरी करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ केयर और अपना खुद का नेशनल हेल्थ केयर, दोनों के लिए यहाँ पर ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इससे लोगों का एक्सपेंडिचर बच जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे अगस्त 2024 तक जेनरिक मेडिसिन लगभग 56,000 करोड़ रुपए की, सॉरी 1000 बोल रहा हूँ, 5,656 करोड़ रुपए की यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत यहाँ पर बेची गई है।
शॉर्ट फॉर्म में इस योजना का नाम है PMBJP। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना, जिसका मेन पर्पज़ है ये सस्ती जेनरिक मेडिसिन मार्केट में बेचना। तो इसकी वजह से पिछले 10 सालों में कंज्यूमर्स का हज़ारों करोड़ों रुपया बचा है। कम से कम 30,000 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर सेविंग कर चुके हैं लोग। यानी उनका पैसा बचा है क्योंकि उनको महंगी दवाई नहीं खरीदनी पड़ी। अदरवाइज़ जो दवाई दुगना तिगना दाम में आती है, ब्रांडेड मेडिसिन, उसको अगर वो खरीदने में लग जाते तो आधे से ज़्यादा इनकम उनकी वहीं पे या सेविंग्स जो है उसी में ही ख़त्म हो जाती। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर यहाँ पर यह है कि आप जेनरिक मेडिसिन को लेकर एक बड़ी इमेज बना चुके हैं अपनी, तो उसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें बदलाव है। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी टेस्टिंग भी की गई है। यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है, एक केस हुआ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया और पता ये चला कि जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कम इफेक्टिव है। मान लो कहीं पर एक केस था जहाँ पे ब्रांडेड मेडिसिन को यूज़ किया गया और वो 73% इफेक्टिव पाई गई। 2 सप्ताह में उसने केस ख़त्म कर दिया, जबकि जेनरिक मेडिसिन केवल 29% इफेक्टिव पाई गई। और उसके बाद में ये 29% इफेक्टिव के साथ साथ उनको काफ़ी सारे हफ्ता तक 6 से 8 सप्ताह ये दवाई खानी पड़ी। उसके बाद जाके यहाँ पे वो दवाई असर कर पाई। तो आप कहोगे इसमें एक शॉकिंग वाली बात क्या है तो कॉपी करके बनाई है ना, तो फिर इतना तो इफेक्टिव हो गई। प्रॉब्लम यह है कि जेनरिक मेडिसिन इतनी भी कम इफेक्टिव नहीं होती जितना यहाँ पे देखने को मिला इस टेस्टिंग के अंदर में। उसके पीछे के रीजंस दूसरे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है हमने बस खाली सॉल्ट वगैरह ही तो चेंज किया है, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो आप ये देखिए उस दवा को लंबे समय तक खाना पड़ेगा बीमारी को दूर करने के लिए। अब यहाँ पर ब्रांडेड मेडिसिन आपने 2 सप्ताह खाई और ये जो आप जेनरिक मेडिसिन खा रहे हैं वो 8 सप्ताह खाएंगे। तो 8 सप्ताह की दवाई को खरीदेंगे, जो कॉस्ट होगी फिर वो ब्रांडेड मेडिसिन के तो बराबर ही हो जाएगी ना। फिर फ़ायदा क्या हुआ जेनरिक मेडिसिन का? तो राइटर बोलते हैं उसके ऊपर में फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो जेनरिक मेडिसिन के इनोवेटर्स हैं जो इसको तैयार कर रहे हैं वो इसके मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी गड़बड़ी कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि कई बार क्या होता है कि भाई इस दवा के ऊपर में जो कोटिंग वगैरह लगाई गई है ना, इसकी वजह से क्या होता है इस दवा का जो डिसोल्यूशन रेट होता है पेट में जाने के बाद में जब वो घुलेगी है ना, तो वो उस रेट के ऊपर में असर आता है। कई बार क्या होता है हमने ये भी देखा है कि जो हमने ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसमें वो इस तरीके से चीज़ों का यूज़ करते हैं कि वो बॉडी के अंदर में धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होगी। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये जेनरिक मेडिसिन है, इस जेनरिक मेडिसिन में क्या किया गया, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया कि वो बॉडी में गई और उसमें से रैपिडली बहुत तेज़ी से जो API होता है वो निकला, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो दवा के अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है, तो वो तुरंत यहाँ पर निकला और तुरंत यहाँ पे घुल गया। तो तुरंत यहाँ पे घुलने से भी इफेक्ट पड़ता है। दवा धीरे धीरे करके यहाँ पर घुल रही है, बॉडी धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रही है, थोड़ा थोड़ा घुल रही है तो थोड़ा थोड़ा बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एकदम से बॉडी निकली, कुछ एब्जॉर्ब कर पाई, कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम है जिसको टेकल किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो करी जाए, ये राइटर का कहना है। तो ये बोलते हैं कई बार दवा की स्टेबिलिटी इश्यूज़ भी होती हैं, कई बार इनकी बायो अवेलेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। डाइजेशन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इशू है वो रहेगा, है ना। कई बार हम दवा के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं कि वो लंबे समय तक टिकाई जा सके, लंबे समय तक उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, जिसकी वजह से अगेन इसका जो असर है वो कम हो जाता है। तो राइटर कहते हैं ठीक है ये सब चीज़ें, लेकिन इंडिया के अंदर में ऐसे दवा का जो रेगुलेशन है वो आज भी डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी कि अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग पावर्स हैं। अब जैसे मैंने बोला CDSCO बॉडी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल और केवल रिकमेंडेशन देने का काम करती है कि ये काम कर लेना, और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि अब वो रिकमेंडेशन माने या ना माने वो उनके ऊपर है। ठीक है। और बार बार इस तरीके की मांग की गई है कि इंडिया के अंदर में जो ड्रग रेगुलेशन है उसको सेंट्रलाइज ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों सेंट्रलाइज कर देंगे मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में मेन अथॉरिटी आ जाएगी, एक बॉडी बना दी जाएगी जिसके पास में मेन पावर है, और उसने जो बोल दिया उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसने जो बोल दिया उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ, मतलब अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज की जाएंगी। यानी कि जो रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, जो आज बेसिकली खिलवाड़ के तौर पर देखा जा रहा है। तो राइटर बोलते हैं भारत को जितना भी ड्रग रेगुलेशन है जो हमारे देश में जो इस दवा वाली इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, इसको मजबूत करो, इसको सेंट्रलाइज करो और ज़्यादा सख्त करो, क्योंकि ये करना ज़रूरी है।
कुछ नई पॉलिसीज़ बनाओ, नई गाइडलाइंस यहाँ पर इन कंपनीज़ के लिए लेकर आओ जो जेनरिक मेडिसिन को तैयार कर रही हैं, ताकि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। दूसरी बात, इसकी क्वालिटी के ऊपर में ध्यान दिया जा सके। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर इसकी इफेक्टिवनेस कम होगी तो आपको ज़्यादा कंज्यूम करनी होगी, जिससे खर्चा फिर बराबर आ जाएगा, कोई फ़ायदा जेनरिक मेडिसिन का नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर हम सेंट्रलाइजिंग ड्रग रेगुलेशन करते हैं तो इससे क्या होगा, हम अपने देश में जितनी भी यहाँ पर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जगह जगह पे हो रही है, क्योंकि अभी कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट में अलग सिचुएशन है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग सिचुएशन है, तो जब हम एक नेशनल लॉ के तौर पर इंप्लीमेंट करेंगे तो सभी के लिए एक सेम चीज़ आएगी कि भाई आपको ये लागू करना है। इससे हम अपने पेशेंट्स को बचा सकेंगे, जो जाली नकली दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में उसको रोक सकेंगे, इससे दवाइयों की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव की जा सकेगी। तो ये समय आ चुका है कि जितनी भी पुरानी पुरानी कमिटीज़ आ चुकी है मार्केट में, और मैं आपको बताऊं, भाटिया कमेटी थी 1954 की, हाथी कमेटी 1975 की, फिर उसके बाद मशेलकर कमेटी है 2003 की। ये कमिटीज़ वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये बात पहले रखी है कि इंडिया के अंदर में ड्रग रेगुलेशन को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, लेकिन आज तक हमने इसको अपनाया नहीं। तो अब समय आ चुका है इसको सेंट्रलाइज करने का, वो यहाँ पे राइटर का कहना है। आई होप आपको ये जो एडिटोरियल है वो पूरी तरह समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अगर समझ में आया है तो समय है भाई वो दिखाने का कि कितना समझ में आया। ये आपके सामने मेंस क्वेश्चन है आज का, जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है ज़रा सुनिएगा। क्वेश्चन यह है, डिस्पाइट इंडियाज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, भले ही भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हो अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में, लेकिन फिर भी आज जो ये ड्रग रेगुलेशन है इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हम अपनाते हैं कि भाई केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बोल दिया कि भाई ये कर लेना, अब वो राज्य सरकार एक्ट करे ना करे उसकी मर्जी, सबके पास में अलग अलग बटा हुआ है मामला। तो ये जो प्रोसेस आज के समय है ड्रग रेगुलेशन के मामले में, इससे हमारे देश में दवाइयों की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर में असर पड़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक क्या सोचते हैं वो बताइए। फिर आपने एनालाइज करना है कि इंडिया का जो ये डिसेंट्रलाइज रेगुलेटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे सामने और कैसे हम यहाँ पर इन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे सुझाइए जहाँ पे हम अपने देश के अंदर में ये क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इम्प्रूव कर पाएंगे। ज़रा बताइए, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट सभी को करना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद दवा विनियमन के एक विकेंद्रीकरण ने असंगत प्रवर्तन और गुणवत्ता मानकों को जन्म दिया है। भारत की विकेंद्रीकृत दवा व्यामक प्रणाली द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करें और दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार के उपाय सुझाएं। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा। और कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरे टेलीग्राम चैनल में लेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ और, कल काफ़ी लोग बोल रहे थे सर एक बार बता दो क्वेश्चन लिखना कैसा है, चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ। जैसे अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग मत डालना, इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। कोई आपके पास में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर इंपॉर्टेंट कोट है, जेनेरिक मेडिसिन को लेकर, तो उस कोट से शुरुआत हो सकती है, वो सबसे बढ़िया इंपैक्ट डालता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना होगा इंडिया का ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कैसा, कि भाई जहाँ पे CDSCO है, CDSCO नेशनल लॉज को सेट करता है, जबकि स्टेट ड्रग अथॉरिटीज़ के पास में अलग पावर है इन्फोर्समेंट की। तो वो हमारा हो गया डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस। फिर यहाँ पे आर्टिकल में देखोगे तो दूसरा की टर्म क्या है, वो है चैलेंजेस, कि भाई इस वाले डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में, क्योंकि पहला तो वो प्रोसेस है बता दिया आपने, अब दूसरा इस प्रोसेस में चैलेंजेस क्या है वो बताना है। कि भाई यहाँ पर जैसे हेडिंग डाल सकते हैं इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग लॉज हैं, तो इससे यहाँ पर सही तरीके से मैचिंग नहीं हो पाती है। रेगुलेशन में बहुत सारे गैप क्रिएट हो जाते हैं। जेनरिक मेडिसिन को बनाने में क्वालिटी वाले बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। स्टेट के पास में रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं तो सही से वो मॉनिटर भी नहीं कर पाते, तो ऐसी समस्याएं डाल सकते हैं। फिर लास्ट में कुछ मेजर्स आपने बताने हैं, तो मेजर्स को भी टैकल करना है, क्योंकि 250 शब्दों में ऐसा नहीं है पूरा एस्से लिख देना है, 250 शब्दों को ध्यान में रख के लिखना है। तो 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिख दोगे, 2-2 लाइन उसको एक्सप्लेन कर दोगे, काम खत्म है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद 15 मार्क्स में और क्या, बस खाली इतना ही तो लिखना होगा। अब जैसे मेजर्स की बात आ रही है तो मेजर्स में आप समझा सकते हैं कि कैसे हम अपने देश में ड्रग रेगुलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ा देना है ना भाई, सेंट्रल स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना, अभी वो तो हमने बात की। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स लेकर आ सकते हैं। आज AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं,
चेक कर सकते हैं कि भाई काम सही तरीके से हो रहा है, बेटर ट्रैकिंग हो पाएगी। इंस्पेक्शन और ऑडिटिंग को बढ़ाना होगा, चेक करना होगा बार बार यहाँ पर कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है, ये दवाइयाँ बन रही हैं, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, पैसा बचाने के चक्कर में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, तो इंस्पेक्शन करो टाइम टू टाइम। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा। स्टेट रेगुलेटर्स को प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करवाने होंगे, क्योंकि स्टेट आज हम बोल देते हैं राज्य सरकारों को, वो काम नहीं करते। रीज़न यह है रिसोर्स की कमी है, तो उनको यहाँ पे समझाना कि भाई इस तरीके से हो सकता है, अब आपको ज़रूरत है तो हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, तो फटाफट लिखो आंसर और सबमिट करो ज़रा उस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए अगले पर्टिकुलर एडिटोरियल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है बात करता है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, वाई इट फेल्स असम। क्या बात हो रही है ज़रा समझते हैं। देखिए हाल ही में ये मैटर जो है सेक्शन 6A का वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट है वो 4:1 से पास हो जाता है। ठीक है, 4:1 की मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है वो आती है अक्टूबर 2024 में। अभी दिसंबर चल रहा है, ये स्पेशली 17 अक्टूबर की बात है। 17 अक्टूबर को ये पूरा केस होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला कि हम सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को सपोर्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर इस एक्ट को सपोर्ट किया है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सिटीजनशिप एक्ट। ये वो एक्ट है जो भारत के अंदर में कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है उस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, क्योंकि भारत की नागरिकता लेना वो सिटीजनशिप एक्ट से ही आपको मिलती है। तो इसमें कुछ सेक्शन है, सेक्शन 6A, और मैं आपको बता दूं सेक्शन 6A कोई ओरिजिनल सेक्शन नहीं है, इसको हमने अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया था। हुआ एक्चुअली में क्या, वैसे तो 1955 का ये एक्ट है, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा तो 1985 में 1985 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और जो बदलाव हुआ उसी बदलाव के माध्यम से सेक्शन 6A को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और जो ये सेक्शन 6A ऐड किया है ये असम अकॉर्ड को देखते हुए ऐड किया था, ध्यान रखिएगा। यानी असम अकॉर्ड को फॉलो करते हुए इसको ऐड किया था, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव था उस समय पर। अब सर ये असम अकॉर्ड कौन सा टर्म आ गया, ये क्या है भाई? सारा खेल असम अकॉर्ड का ही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ असम अकॉर्ड था क्या। पहले उससे ये सुनिए कि इतिहास क्या था। दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास में पुराना वाला मैप है, और यहाँ पे आप देखोगे 1971 का वो समय याद होगा। 1971 जो लिबरेशन वॉर हुआ था, इस वॉर में इंडिया पाकिस्तान भिड़े, और उस समय पर जो पाकिस्तान है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान और एक था यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जब देश का बंटवारा होता है तो दो पाकिस्तान बने थे, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। फिर समय के साथ में क्या हुआ, 1971 में एक वॉर हुआ, और इस वॉर में दोस्तों यहाँ पे मांग उठी कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाना चाहिए। अब ये वॉर इन्होंने लड़ी, तो ये लिबरेशन वॉर जो दोस्तों यहाँ पे लड़ी गई, उस लिबरेशन वॉर के तहत इंडिया ने इस ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नया देश खड़ा कर दिया जिसका नाम था बांग्लादेश। ठीक है, आज आप देख पाएंगे वही बांग्लादेश पुरानी वाली राह पे चल रहा है। तो बांग्लादेश दोस्तों एक नया देश बनकर आया यहाँ पर 1971 के बाद। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, वॉर से गुजरा हुआ एरिया था, तो धीरे धीरे करके 1971 जैसी वॉर हुई, बांग्लादेश बन गया, तो यहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया की टेरिटरी में एंटर करना शुरू कर गए ताकि हमको एक अच्छी लाइफ मिल सके। और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा आपको दिख रहा है, इसमें बीचों बीच में असम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो बांग्लादेशीज हैं वो इलीगल तरीके से, ये वर्ड ध्यान रखना, इलीगल यानी अवैध तरीके से वो भारत में एंटर करना शुरू कर गए, और इनकी जो संख्या है ये बढ़ती चली गई। और दोस्तों यहाँ पे असम के अंदर में इतनी संख्या बढ़ गई कि असम का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो डगमगाने लगा। यानी असम के खुद के लोकल लोग जो वहाँ पे रह रहे थे, काफ़ी सारी जगह से उनको हटना पड़ा। वहाँ पे इलीगल एंट्री जो कर चुके थे बांग्लादेशीज, उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था धीरे धीरे करके। तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया, और गुस्सा दिखाते दिखाते लोगों में इतनी ज़्यादा आग भड़की, अलग अलग ग्रुप इकट्ठे हो गए दोस्तों। और यहाँ पे बोला जाता है कि असम अकॉर्ड उसी का एक पूरा परिणाम नजर आया। और असम अकॉर्ड जो हुआ था ये 3 लोगों के बीच का एक इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट था। वो 3 लोग कौन कौन हैं? यहाँ पे असम की सरकार खड़ी थी, असम मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो प्रेजेंट थे, उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो हमारी केंद्र सरकार, असम की सरकार, और जो यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन था असम के अंदर में, वो पूरा यूनियन, इन तीनों के बीच में ये अग्रीमेंट होता है। और अग्रीमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि बिल्कुल
अब हम जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशीज एंटर कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो है, इनको रोकेंगे। इनको रोकने के साथ साथ इनको जो भी यहाँ पर इलीगल तरीके से एंट्री ले चुके हैं उनको वापस से अपने देश भेजा जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे असम अकॉर्ड तैयार हुआ। ठीक है, रीज़न क्या था मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि असम के अंदर खुद अपना डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर लगातार खत्म हो रहा था। तो 1971 का जो ये पूरा वॉर होता है, युद्ध होता है, इससे बांग्लादेश के जो रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया में एंटर कर रहे थे, संख्या बढ़ रही थी, डेमोग्राफी ऑफ असम खराब हुई। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ा और प्रोटेस्ट के बाद में राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उस समय पर, इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम असम अकॉर्ड कर रहे हैं, ये अकॉर्ड अग्रीमेंट कर रहे हैं। जो अग्रीमेंट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, असम की स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में जो यहाँ पर असम में मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, स्टूडेंट यूनियन था, वो इन सब के बीच में आप देख पाएंगे ये अग्रीमेंट होता है। और अग्रीमेंट पे डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया, इस अग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से 1985 में साइन कर लिया गया था, है ना। जिसके बाद सिटीजनशिप एक्ट में भी यहाँ पर बदलाव कर दिया गया और यहाँ पे ये बोला गया कि भाई जो भी लोग बाहर से आए हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा। और एक चीज़ और ऐड कर दी गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी गई कि जितने भी लोग 25 मार्च 1971 25 ऑफ मार्च 1971 के बाद अगर कोई इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर किया है तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेक्ट करने के साथ साथ उसको डिपोर्ट यानी अपने देश वापस से भेजा जाएगा। ये एक बड़ा कदम था असम अकॉर्ड के अंदर में, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुका था। फिर एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे डिसाइड हो जाती है दोस्तों, क्योंकि असम अकॉर्ड जब बना तो इसमें ढेर सारे क्लॉजेज आए। अब इसमें जो क्लॉज नंबर 5 था ये बोलता है कि जो भी, ऐसा नहीं है कि सबकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। अब मान लो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान से जो भी यहाँ पर इंडिया में आया है, लेकिन वो कब से कब तक आना चाहिए, 1 जनवरी 1966 यानी 1 जनवरी 1966 को जो भी इंडिया में एंटर किया है, ठीक है, ये यहाँ पे कट ऑफ डेट डिसाइड की गई। और इस डेट से 1971 के बीच तक जो भी यहाँ पर आया है, ठीक है, उनको यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन 1971 के बाद जो इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर किया है, ठीक है, उनको यहाँ पर वापस से डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये था यहाँ पर सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। इन्होंने सिटीजनशिप दे दी उन लोगों को जो इंडियन ओरिजिन के तो थे, भारतीय ओरिजिन के थे, जो असम में एंटर किए हैं इस डेट के पहले, 1966 कट ऑफ डेट डिसाइड की, पहले आए हैं इससे, तो फिर यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, ये बेसिकली कह सकते हैं कि भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये की क्लॉज हो गए। 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 जो भी सही तरीके से इंडिया में एंटर कर चुका है उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन नागरिकता मिलने के बाद भी उनको 10 साल तक वोट देने की पावर उनके पास में नहीं रहेगी, वो वोट नहीं दे सकते। लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद में जो जो इलीगल तरीके से एंटर किया उनको वापस अपने देश में भेज दिया जाएगा। ये था असम अकॉर्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब हम इसके ऊपर निगरानी रखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि असम का खुद का लोकल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर खराब हो रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल्स का यहाँ पर फिर वो वोलेशन माना जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट को लेकर पूरा का पूरा मामला। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिटीजनशिप होती क्या है, ज़रा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के तौर पे वो बता देता हूँ। सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता एक लीगल स्टेटस है जो यहाँ पर इंडिया के लोग को दिया जाता है। भाई भारत के नागरिक कौन कहलाएगा, जिसके पास में सिटीजनशिप है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो सिटीजनशिप मिलती कैसे, ज़रा ये सुनिएगा। भारत की नागरिकता लेने के लिए हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 के बीच में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन्ड है, यानी भारतीय संविधान के जितने प्रावधान हैं नागरिकता को लेकर वो 5 to 11 आर्टिकल्स के बीच में है हमारे पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे बोला जाता है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता बाय बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ सिटीजनशिप बाय द रिनंसिएशन एंड टर्मिनेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे भारत की नागरिकता में आती है। आपका जन्म हुआ है, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, इसके आधार पे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन आपकी सिटीजनशिप को छीनने का भी अधिकार है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसका रिनंसिएशन या टर्मिनेशन भी किया जा सकता है। अब ये टर्मिनेशन कब किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में एक कॉन्सेप्ट आता है वो है सिंगल सिटीजनशिप का, कि भाई यहाँ पर आप अगर भारत के नागरिक हैं तो केवल एक ही नागरिकता आपके पास में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो दो दो देशों की नागरिकता को अलाउ कर देते हैं कि भाई आप उस देश की भी सिटीजनशिप ले लो, फिर दूसरे देश की भी जाके सिटीजनशिप ले लो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया ये बोलता है अगर आपके पास में इंडिया की सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है,
तो आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अब आप कहोगे मर्जी है हमारी, हम जाके दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लोगे, इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। बाकी जो ये सिटीजनशिप है दोस्तों, वो हमारे संविधान के अंदर में यूनियन लिस्ट के अंदर में रखी गई है। तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, यानी पार्लियामेंट के पास में एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है इस सिटीजनशिप के मैटर्स को हैंडल करने के लिए। बाकी मैंने जैसे बताया, नागरिकता को लेकर जो ये पूरा कानून आया था, सिटीजनशिप एक्ट, ये 1955 में आया था। हालांकि यहाँ पर उसके बाद इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, अमेंडमेंट्स हुए, जिसको हम बोलते हैं बदलाव करना। बदलाव कैसे होगा? अमेंडमेंट करके ही तो होगा। तो दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट जो ओरिजिनल वाला था वो 1955 का था। बाद में जब ये आया तो 6 बार अमेंडमेंट्स हुए इसमें। 1986 में एक बदलाव हुआ, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में एंड 2019 में। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये पता होगा कितना बवाल हुआ था जब ये अमेंडमेंट किया गया था, जहाँ पे बोला गया कि जितने भी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि माइग्रेंट्स हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं, और ये लोग अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत से एंटर करते हैं इंडिया के अंदर में 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इनको ये सिटीजनशिप दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। ध्यान रखिएगा, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को कवर नहीं किया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर में जो मुस्लिम्स हैं वो मेजोरिटी में हैं। ठीक है, तो इन तीनों देशों में जो माइनॉरिटी है, अब माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस हुए, तो ये अगर इंडिया में एंटर करते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तारीख तक, तो बेसिकली उनको नागरिकता देने की बात की गई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा ये प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये मामला क्या चल रहा है। विद प्रॉपर डिटेल्स, नोट्स के साथ में ये सभी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।